Hello students. So last video we have discussed about the momentum. Now we are going to proceed with the same topic. We have discussed about momentum which is denoted by P is equal to m into v. It is a vector quantity and the direction of momentum is in the direction of velocity. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में. अब आगे चलते हैं हम लोग. लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस हुआ था. अब हम बात करते हैं, एक टर्म आता है चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम. तो ये क्या होता है चेंज इन मोमेंटम? सपोज कोई ऑब्जेक्ट है आपका जो इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u. इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u. जैसे एक बॉल है आपकी, बॉल मूव करते हुए जा रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक, अब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपने आप तो चेंज हो नहीं सकती, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इनर्शिया होता है. उसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा. तो सपोज अगर आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी. तो सपोज फोर्स अप्लाई करने से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मास तो सेम रहा और इसकी वेलोसिटी हो गई v. ये वेलोसिटी आपकी आ गई v. तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल वेलोसिटी थी v. तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम में भी चेंज आ गया, बिकॉज मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. तो हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम. इसको डिनोट करते हैं पी से. पी मीन्स इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू एंड फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा m इंटू वी. इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी. तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज को हम लोग डिनोट करते थे डेल्टा के सिंबल से. तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ये आप जानते हैं चेंज को डिनोट करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी m इंटू इन ब्रैकेट v माइनस यू. ठीक, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी. लेकिन यहाँ पर जो अभी ये हम लोगों ने फर्स्ट केस लिया हुआ है चेंज इन मोमेंटम का, यहाँ पे हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, इफ मास इज कांस्टेंट. अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा चेंज इन मोमेंटम का, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी. ठीक है, ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम. इसको अगर आप डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं 9th के लेवल के लिए तो ठीक है. 11th के हिसाब से अगर आप देखते हैं, यानी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग डीपी से डिफरेंशिएशन की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. सो डीपी विल बी इक्वल टू एम टाइम्स डीवी. इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं फॉर क्लास 11th लेवल. और क्लास 9 तक के लिए आपका यहाँ तक ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी. ठीक है, तो ये आपका हो गया चेंज इन मोमेंटम, एक टर्म आ गया. तो ये बात हुई कांस्टेंट मास के लिए. अब अगर यहीं पर हम मास को कर देते हैं वेरिएबल. अब वेरिएबल मास होता क्या है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है अगर उसको आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, लेकिन मास में चेंज नहीं होता. जैसे बॉल है, बॉल पे आपने फोर्स अप्लाई किया तो बॉल तो वैसे ही रहेगी, उसका कोई मास चेंज नहीं होगा. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जहां पर मास भी वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रॉकेट की बात करें. ठीक है, जब रॉकेट को यहाँ से लॉन्च किया जाता है अर्थ से, तो रॉकेट में फ्यूल होता है. तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता रहता है फ्यूल बर्न होता जाता है और गैसेस निकलती जाती है. इसका मतलब उसका मास क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है. जिस टाइम पे रॉकेट लॉन्च होता है उसमें अच्छा खासा फ्यूल होता है, लेकिन जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है उसका फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसका मास डिक्रीज होने लगता है. तो वो एक केस होता है वेरिएबल मास का. ठीक है, तो अगर मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है. तो अगर मास भी चेंज हो, वेलोसिटी भी चेंज हो, उस कंडीशन में हम चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे डिनोट करेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं. सेकेंड कंडीशन, इफ मास इज वेरिएबल. अगर मास भी चेंज हो, इफ मास इज वेरिएबल, तो अगर मास भी वेरिएबल हो जाएगा तो अब देखिए आपके पास दो वेरिएबल्स आ गए. ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बल्कि अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल हम कुछ नहीं, हम सीधे चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं. तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो मैं बोलूंगा, तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू, तो ये जो एक्चुअली ये जो है आपका क्लास 11th के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन की फॉर्म में देख लें, ज्यादा बेटर है. डिफरेंशिएशन की फॉर्म में जैसे मोमेंटम आपका क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी. अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, अभी तक क्या था, सिर्फ वेलोसिटी वेरिएबल थी, मास कांस्टेंट था. तो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट को
अलग कर लेते हैं, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन जब दोनों टर्म आपके वेरिएबल हो जाएं तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन वाला, जहां पर दो टर्म अगर आपके मल्टीप्लीकेशन में हो और दोनों को डिफरेंशिएट करना हो तो फर्स्ट को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेकंड को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। यानी यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी डीपी, इट विल बी इक्वल टू, पहले मास को कांस्टेंट मानेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर वेलोसिटी को कांस्टेंट मानेंगे और मास को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम फॉर वेरिएबल मास, डीपी इज इक्वल टू एम डीवी प्लस वी डी एम। या अगर आप इसको डेल्टा के टर्म में लिखना चाहें तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी प्लस वी इंटू डेल्टा एम। ठीक है, जब आपके पास दो वेरिएबल्स आ जाते हैं उसमें आपको चेंज निकालना होता है, तो एक बार में एक को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे को, तो दूसरे का चेंज देखते हैं, फिर सेकंड वाले को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, फर्स्ट का चेंज देख लेते हैं। तो ये कंडीशन आ जाती है चेंज इन मोमेंटम फॉर वेरिएबल मास। तो दोनों सिचुएशन आपके पास हो सकती हैं, कांस्टेंट मास भी हो सकता है, वेरिएबल मास भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नोट कर लीजिए। तो ये एक टर्म हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम। अब यहीं से एक टर्म और आता है जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, मोशन में हम लोगों ने जब पढ़ा था। रेट ऑफ चेंज की जब भी बात आती है इसका मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो होता है एक्सेलरेशन। उसी तरह से यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा, इट विल बी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये आपका हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, डेल्टा पी की वैल्यू थी आपके पास एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर यहां पर कर दें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आ जाएगी, इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको आप डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखेंगे तो dp अपॉन dt इट विल बी इक्वल टू m इंटू dv अपॉन dt विच विल बी इक्वल टू m इंटू a। अभी जो कंडीशन फिर से मैंने बात की, ये किसके लिए है, इट इज फॉर कांस्टेंट मास, फॉर कांस्टेंट मास। ठीक है, अगर वेरिएबल मास के लिए देखते हैं, फॉर वेरिएबल मास, तो वेरिएबल मास के केस में क्या होगा, देखिए वहां पर हम लोगों ने देखा था डीपी इज इक्वल टू होता था, डेल्टा के टर्म में मैं बता रहा हूं पहले, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा पी इक्वल्स टू था आपके पास एम इंटू डेल्टा वी प्लस वी इंटू डेल्टा एम। ये होता था वेरिएबल मास के लिए चेंज इन मोमेंटम, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगर इसको पूरी इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो इसके अपॉन में भी डेल्टा टी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा डेल्टा टी। तो यहां पर तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा एक्सेलरेशन, यानी आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ए प्लस वी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। ये आता है चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर वेरिएबल मास। अगर इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखते हैं तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम ए प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। तो ये आपका हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर वेरिएबल मास। ठीक है, तो ये दो टर्म आपने देखे, चेंज इन मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दो चीजें आपने यहां पर देख ली। नोट करिए इसे जल्दी।
अब हम लोग आते हैं, अब आपने मोमेंटम समझ लिया, व्हाट इज मोमेंटम, देन मोमेंटम के ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, उसके बाद चेंज इन मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये दोनों टर्म आपने देख ली। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो चलिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है देखिए, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको भी बताया, जब मैंने मोमेंटम का चेंज आपको बताया था, तो क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अपने आप चेंज नहीं हो सकता। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेल्फ चेंज नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना होगा, वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। मोमेंटम को चेंज करने के लिए वी हैव टू अप्लाई द फोर्स, देन ओनली द मोमेंटम कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो सपोज जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, एक मास m है किसी ऑब्जेक्ट का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, एंड इफ यू वांट टू चेंज इट्स वेलोसिटी, अगर आपने इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। ठीक, यही आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहता है, मोशन में है तो कंटिन्यूअस वेलोसिटी से मोशन में रहता है, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दी। तो वहीं से आपका न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, फोर्स अप्लाई करने से आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इसको डिनोट करते हैं FEXT, एक्सटर्नल फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब इसके मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। सपोज इसकी फाइनल वेलोसिटी है v, मास है इसका m, तो मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम था आपका PI और फाइनल मोमेंटम हो गया PF, यानी DP इसका चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, या डेल्टा P चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। तो हम देखिए एक चीज क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो मोमेंटम में चेंज हुआ, यानी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, किस पर डिपेंड किया, फोर्स पर। ठीक है, तो जो वेलोसिटी में चेंज हुआ तो इसके मोमेंटम में चेंज हुआ, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा दैट इज dP अपॉन dt, या जिसे हम कह सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम आया इसके अंदर, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा फोर्स पर। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। ठीक है, यही आपका न्यूटन सेकेंड लॉ होता है। क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, उसका स्टेटमेंट देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum the rate of change of momentum of any object is directly proportional to the external force applied on the object। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई किया है आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, इसीलिए यहाँ पे यूज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकल टर्म में अगर देखें तो मैथमेटिकली ये क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एक्सटर्नल। ठीक है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। और इसे आप अगर सही टर्म, तो आपका ये मैथमेटिकली जो एग्जैक्ट सही रिलेशन है वो ये है, लेकिन इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो सिंपल फॉर्मूला जो आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा F एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं किसी भी रिलेशन से, तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो यहां से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K। एक कांस्टेंट मैंने कंसिडर कर लिया K, और इंटू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये आ गया। और आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को पहले ही पढ़ चुके हैं। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T की जो वैल्यू निकल के आई थी, पीछे वाला रिलेशन अगर आप देखें तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या निकल के आता था, ये आता था m इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। आप चाहे यहाँ फिर से कर सकते हैं इसे, तो देखिए क्या रिलेशन आ जाएगा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू K m इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P के प्लेस पर हमने पुट कर दिया m इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और m इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T होता है एक्सेलरेशन। सो वी कैन राइट हियर F एक्सटर्नल इज इक्वल टू K m A।
ये एक रिलेशन आपको निकल के आ गया, F इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए, जहां पर m इसका मास है ऑब्जेक्ट का, a मीन्स उसका एक्सेलरेशन, जितना उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया, F इज इक्वल टू के एम ए। नोट करते चलिएगा आप लोग। तो आपको एक रिलेशन मिला, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू के टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बॉडी के ऊपर हो गया एक्सटर्नल फोर्स। अब जब देखिए इसको प्रैक्टिकली करके देखा गया, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो भी कांस्टेंट की वैल्यूज आती हैं, जो भी चीजें आपकी निकलती हैं, उसे जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं वहां से वैल्यू निकल के आती है। तो जब प्रैक्टिकली ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा गया, डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट लिए गए विद डिफरेंट वेलोसिटीज और उनका एक्सेलरेशन निकाला गया और उसको फोर्स अप्लाई किया गया कोई पर्टिकुलर वैल्यू का, तो उन सारी सिचुएशन में जब प्रैक्टिकली देखा गया तो वहां से जो के की वैल्यू निकल के आई, वो के की वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 1। प्रैक्टिकली के इज अप्रोक्सीमेटली 1। के की वैल्यू निकल के आती है वो 1 निकल के आती है, हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल निकल के आती है। तो जब के की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास स्केलर होता है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नोट कर लीजिए, ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो बहुत से लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ये न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम। किसी से पूछो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, तो बोल देगा F इज इक्वल टू एम। लेकिन ये न्यूटन सेकंड लॉ का एक रिलेशन निकल के आता है। एग्जैक्ट न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, वो ये, बल्कि ये भी नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ आपका एग्जैक्ट जो होता है वो ये होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ना कि एफ इज इक्वल टू एम ए। वो तो एक रिलेशन है जो बाद में निकल के आया है इस लॉ से। तो देखिए यहां से आपको फोर्स का एक रिलेशन मिल गया। अब एक और डेफिनेशन आपको मिलेगी फोर्स की। मैंने स्टार्टिंग में फोर्स से स्टार्ट किया था चैप्टर को, वहां पर एक डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी, वो आपकी बेसिक डेफिनेशन थी, फिजिकल मीनिंग था फोर्स का। अब यहां से एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको और मिल जाएगी। तो पहले यहां से हम देखते हैं फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो फोर्स इज इक्वल टू है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है वो आपको पता है, केजी। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का मास का हो गया केजी, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं न्यूटन। न्यूटन ने अपने नाम पर इसे यूनिट ऑफ फोर्स को न्यूटन बता दिया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोल दिया। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा, व्हाट इज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन पूछ देता है डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन। तो अगर आपको 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को डिफाइन करना हो, अब आप फोर्स की एक और डेफिनेशन देखने जा रहे हैं न्यूटन के टर्म में, यानी उसके यूनिट के टर्म में फोर्स की क्या डेफिनेशन होगी। तो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स क्या होगा, देखिए अगर आपको फोर्स की वैल्यू चाहिए 1, तो 1 वैल्यू आपको कब मिलेगी, अगर हम मास को कंसिडर कर ले 1 केजी, एक्सेलरेशन को भी कंसिडर कर ले 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ mass is taken as 1 kg and acceleration is taken as 1 meter per second square। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास है 1 kg और उस पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो जो फोर्स आपने अप्लाई किया था, उस फोर्स को कहेंगे कि वो फोर्स हमारा 1 न्यूटन का फोर्स था। बात समझ में आई, क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट लिया 1 केजी का, उस पे आपने फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स की वैल्यू है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
दोनों को 1 1 पुट कर देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब न्यूटन की डेफिनेशन क्या हो गई, इफ, या इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when applied, 1 Newton is that force which when applied on an object of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square। 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन वो फोर्स है जिसको अगर हम 1 kg के मास पर अप्लाई कर दें तो उसमें एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं 1 न्यूटन का फोर्स। ये तो हमने बात की एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की। फोर्स का एक और यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर बहुत सारे प्लेसेस पर आपको ग्रेविटेशनल यूनिट दी होगी, तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसे भी समझ लेते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये तो आपका एसआई यूनिट हो गया न्यूटन, और इसी का मैंने आपको बताया था इसका सीजीएस सिस्टम में भी होता है। सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है फोर्स का, वो होता है डाइन। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डाइन होता है सीजीएस में फोर्स का यूनिट। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को ऐसे डिनोट किया जाता है केजी वेट, केजी और डब्ल्यू टी मतलब वेट, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं केजी एफ, किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। ये होता है इसका ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ऐसे लिखा मिलेगा आपको, किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। तो ये होता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसकी वैल्यू होती है 1 kg वेट, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, या 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। यानी जितना भी आपको ग्रेविटेशनल यूनिट में दिया जाए, 10 मान लीजिए आपको दे दिया गया 2 किलोग्राम वेट, 3 किलोग्राम वेट, तो जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी उसको आप क्या करेंगे, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में होता है 9.8, तो 2 में हो जाएगा 2 इंटू 9.8, 3 में हो जाएगा 3 इंटू 9.8। तो ये कन्वर्जन आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत सारे प्लेसेस पर इस फॉर्म में आपको फोर्स दिया होगा, कि न्यूटन ना लेकर के आपको किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स की फॉर्म में आपको मिलेगा न्यूमेरिकल में। ये तो आपका हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ। वहां से हम लोगों ने एक रिलेशन देख लिया, F इज इक्वल टू एम। अब अगर इसी को हम देखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो हम अगर बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म, मीन्स अगर हम 3D की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था विद एनी वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी के भी कंपोनेंट थे, तो फोर्स के भी कंपोनेंट आएंगे और मोमेंटम के भी कंपोनेंट आएंगे। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखिए अगर एफ को हम डिनोट कर दें एफ एक्स आई कैप, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। यानी आपने एक ऐसा फोर्स अप्लाई किया जिसके तीनों कंपोनेंट्स हम ले लें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। तो जो इसका मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम भी तीनों एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो मोमेंटम भी ऑल द 3 एक्सिस के लॉन्ग आ गया। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन में भी तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ए एक्स आई कैप
प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो अगर इसको हम डिनोट करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की फॉर्म में, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी, और यहाँ पे कांस्टेंट हटाते हैं, के की वैल्यू आपको पता है 1 आती है, सीधे हम लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी। तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, डीपी अपॉन डी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी, तो यह आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पी, इसकी वैल्यू आ जाती है एम इंटू ए। ये आप ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए आता है। इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। वेक्टर एफ को हमने डिनोट कर दिया कंपोनेंट की फॉर्म में, इज इक्वल टू मास इंटू कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब अगर आप कंपोनेंट को सेपरेट कर लें, यानी आई कैप वाले कंपोनेंट एक साथ कर लें, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ, तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी। आपको एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एम इंटू ए एक्स, इसी तरह से आपको एफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी एम इंटू ए वाई, एंड एफ जेड इज इक्वल टू एम इंटू ए जेड। तो ये आपको कंपोनेंट्स की वैल्यूज मिल जाएंगी, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये तीनों कंपोनेंट्स आप अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम को बेस्ड और न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम का। नोट डाउन द क्वेश्चन। अ बैट्समैन हिट्स back a ball. A batsman hits back a ball straight in the direction of bowler, without changing its initial speed, of 12 meter per second. If mass of ball is 0.15 kg, if mass of ball is 0.15 kg, find change in momentum. Find change in momentum of ball. ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अभी यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हुई है, फिर हम लोग 2D में आ जाएंगे जहां पर एंगल्स भी आपको कंसिडर करना होगा। तो सॉल्व करने का मेथड एक ही है। तो देखिए इसको देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए इधर से बॉलर ने बॉल को थ्रो किया राइट साइड में, सपोज ठीक है, बॉल मूव करती हुई जा रही है विद इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। 12 की वेलोसिटी से बॉल ने मूव करना स्टार्ट किया और बॉल इधर से मूव करके गई। सपोज यहाँ पर बैट्समैन ने इसको हिट किया, तो ये बैट है उसका, बैट से उसने बॉल पर हिट किया, यहाँ पर आकर के बॉल स्ट्राइक की बैट पर और उसको सेम डायरेक्शन, बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बैट्समैन ने हिट किया है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर। बॉलर ने जिस डायरेक्शन से बॉल फेंका, इधर से मैंने उधर की तरफ फेंका, सेम उसी डायरेक्शन में बैट्समैन ने शॉट मारा और विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। स्पीड बोला है, वेलोसिटी नहीं बोला है। देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, विदाउट चेंजिंग इनिशियल स्पीड। स्पीड मतलब उसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है।
तो स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी यहां से जब बॉल टकरा के वापस आएगी तो ये हो जाएगी फाइनल स्पीड, जिसकी वैल्यू भी कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में चेंज नहीं हुआ लेकिन उसके डायरेक्शन में चेंज जरूर हो गया, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। स्पीड देखिए सेम है, पहले भी वही स्पीड थी, जब उसने हिट किया तब भी सेम स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, इधर जाएगा तो राइट साइड में जाएगा, अब वो लेफ्ट साइड में आ गया। अगर इसको हम एक्सिस के टर्म में कंसिडर कर लें तो ये आपकी होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये होती है आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्वांटिटी आपकी राइट साइड की, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की जब भी बात होगी जिसमें डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो अगर ऐसी क्वांटिटीज आप देखते हैं तो अगर राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पर आते हैं सोल्यूशन पर। आपको मास गिवन है, मास गिवन है इसका बॉल का 0.15 केजी, ये आपको मास गिवन है। पूछा गया चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है m इंटू वी माइनस यू, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है वहां पर, यहाँ पर स्पीड है। अब हम वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो m इंटू वी माइनस यू ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो अब देखिए मास आपको पता है, इनिशियल स्पीड, अब देखिए स्पीड की अगर बात करें, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 12 मीटर पर सेकेंड, और ये राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जा रही है। जरूरी नहीं कि वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, अगर एक साइड का डायरेक्शन आप पॉजिटिव कंसिडर कर लो, ये आपका एजम्पशन होता है। अगर एक साइड के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने राइट साइड को पॉजिटिव कंसिडर किया तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेना होगा। तो अगर u को हम लेते हैं प्लस का 12 मीटर पर सेकेंड, तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है 12 मीटर पर सेकेंड, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसका साइन हो जाएगा माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड। बस ये बात यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अब हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी की जो वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा पी इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू, वैल्यू पुट कर देते हैं 0.15 मास हो गया, v की वैल्यू है माइनस का 12 माइनस ऑफ 12, तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू माइनस 24। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए 0.15 इंटू माइनस 24, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के आपकी माइनस का 3.6 न्यूटन। अब इसका चेंज इन मोमेंटम का ऐसा यूनिट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन मोमेंटम आपका आ गया माइनस का 3.6 केजी मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसको थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए। आपको डायरेक्शन बहुत जरूरी है, डायरेक्शन का यूज करना होगा। चलिए क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ बुलेट ऑफ मास 0.4 kg मूविंग विद 90 मीटर पर सेकेंड, moving with 90 meter per second enters a wooden block and stopped after a distance of 60 centimeter in the block. Find the force, find resistive force exerted by the block. Find resistive force exerted by the block. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए समझिए क्वेश्चन को क्या है। एक आपको वुडन ब्लॉक ऐसे दिया हुआ है, काफी बड़ा सा ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक है ये, और इस पर एक बुलेट आती है
एक बुलेट आकर के इसको स्ट्राइक करती है तो आपको बुलेट का मास गिवन है। चलिए लिख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको गिवन है। मास ऑफ द बुलेट आपको गिवन है 0.4 kg और इसकी इनिशियल स्पीड आपको गिवन है 90 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की इनिशियल स्पीड आपको पता है 90 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट इसके अंदर जाकर के स्ट्राइक करेगी विद वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड और इसके वुडन ब्लॉक के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सपोज यहां तक पहुंच गई बुलेट, यहां पर आकर के रुक गई, इसने डिस्टेंस कवर किया 0.6 मीटर का, 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज 0.6 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ब्लॉक के अंदर। और फाइनली क्या होगा, फाइनली इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 क्योंकि स्टॉप कर जाती है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, u पता है आपको 90 मीटर पर सेकेंड, v पता है और डिस्टेंस आपको पता है 6 मीटर का, और आपको निकालना है फोर्स। तो आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए इस केस में आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको u पता है, v पता है, s पता है, ये आपका क्या s दिया हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं s से, यानी आपको पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना होगा जो आप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। u v आपको पता है, s पता है, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर हम यूज कर दें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v की वैल्यू हो गई 0, u की वैल्यू आपको पता है 90 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 0.6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जरा फाइंड कर लीजिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया इसका एक्सेलरेशन जो कि नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। इट मीन्स ये क्या कैसे बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता है, इट इज रिटार्डेशन। तो इस पे रिटार्डेशन आ गया, बहुत हैवी रिटार्डेशन है, -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर ली, अब आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 0.4 इंटू -6750। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसकी वैल्यू आती है 270 न्यूटन। माइनस का आएगा, ये भी फोर्स भी, और ये माइनस साइन ही इंडिकेट कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो उसका अपोज करे फोर्स, फोर्स उसका अपोज करे। अपोज करने का मतलब उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो मास आपको 0.04 गिवन है, सॉरी मास को आप चेंज कर लीजिए, मास गिवन है 0.04 kg, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0.04 kg और आपका आंसर आ गया माइनस का 270 न्यूटन। तो ये हो जाएगा रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर कांस्टेंट मास, वेरिएबल मास, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और उस पर बेस्ड हम लोगों ने 2 क्वेश्चन अभी यहाँ पर डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए एनसीईआरटी के भी, और जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसको भी सॉल्व करिएगा।